यस, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में चौथे फोर्स की। तीन फोर्सेस अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उन तीन फोर्सेस को कैसे यूज करना है, तीनों फोर्सेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनकी मदद से कैसे इक्वेशन लिखनी है और इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सबसे जबरदस्त फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, चौथा इंपॉर्टेंट फोर्स इन द स्टडी ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम बात करेंगे, ब्लैक कलर व्हाइट कर लेते हैं इसको। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स की। अगर ध्यान से इसको सुनेंगे तो आप फ्रिक्शन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। फ्रिक्शन कभी भी आपको क्वेश्चन बनाने में फ्रिक्शन नहीं बनेगा। इनफैक्ट आप क्वेश्चन को देख के पढ़ के एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कहां लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, कहां कहां फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर करना है, कैसे इक्वेशंस को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन फोर्स और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो हम अब सीखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले मन में सवाल आता है कि गुरुजी व्हाट इज फ्रिक्शन। पहला सवाल जो मन में आना चाहिए यही आना चाहिए कि व्हाट इज फ्रिक्शन, क्या है ये फ्रिक्शन भैया। तो मैं समझाता हूं व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस, इसकी स्पेलिंग गलत है। फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू surfaces in contact. So friction is the resistance to relative motion between two surfaces in contact. दो surfaces अगर contact में है तो पहला बात ये आ गई कि भाई साहब ये contact force है। ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, इसका कोई फील्ड वील्ड नहीं होता। तो सबसे पहली चीज समझिए कि यह एक कांटेक्ट फोर्स है। अगर दो चीजें कांटेक्ट में नहीं है तो उनके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उसका रेजिस्टेंस, दैट इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर आप खड़े हुए हैं, एक हल्की टेबल रखी है, एक भारी टेबल रखी है। अब हल्की टेबल वजन में हल्की है लेकिन उसी मटेरियल की बनी है जिस मटेरियल की भारी टेबल बनी हुई है। अब जब आप हल्की टेबल को शिफ्ट करना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, जरा दम लगाते हैं हिल जाती है। अच्छा, आपके अर्थ भी सेम है, कहने का मतलब आपके जो रूम के अंदर जो ये लगा हुआ है जमीन पर, ये भी बिल्कुल वही है। अर्थ सरफेस भी सेम है, रूम के अंदर चिप्स लगे हैं, टाइल्स लगे, वह भी वही है, और दोनों जो टेबल्स हैं उनका मटेरियल भी सेम है। लेकिन ये टेबल आराम से हिल जाती है, लेकिन जब जो भारी टेबल है उसको हटाने हिलाने के लिए तो दम लगाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा दम क्यों लगाना पड़ता है? एक्स्ट्रा दम इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि टेबल और आपके रूम की जो अर्थ है, जो रूम की सरफेस है, उसका जो कांटेक्ट हो रहा है वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जब टेबल भारी है, और जब टेबल हल्की है तो आपके टेबल के कांटेक्ट और अर्थ के कांटेक्ट जो सरफेस है वहां पर कम फ्रिक्शन है। यानी फ्रिक्शन फोर्स एक चीज तो यार वजन पर डिपेंड करता है, वजन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन। दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, नहीं होने देता, कोशिश करता है ना हो, लेकिन ज्यादा दम लगाओगे तो हो ही जाएगा। तो अगर हल्की टेबल है तो हल्की टेबल भी आपके रूम के सरफेस के कांटेक्ट में है, रूम के ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो उस सरफेस, उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और भारी टेबल है तो उसके लेग्स भी ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ट्राइज टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। तो फ्रिक्शन की बिल्कुल सही डेफिनेशन, फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस अगर कॉन्टैक्ट में है तो उनके बीच के रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए उनके बीच के रिलेटिव मोशन को कोशिश करता है ना होने दे। ध्यान रखना, कोशिश करता है ना होने दे, लेकिन जब आप ज्यादा ही दम लगा देते हैं तो क्या करे बेचारा, होने देता है। सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। ओके भाई, ये तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है। वो चाहता है जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके बीच में कुछ भी रिलेटिव मोशन ना हो।
वो दोनों सरफेस आराम से ऐसे कांटेक्ट में पड़ी रहे। अब सवाल उठता है कि गुरुजी क्यों है फ्रिक्शन? वाई इज फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन प्रेजेंट? ठीक है, सो फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। लेकिन क्यों आ रहा है फ्रिक्शन? क्यों है ये फ्रिक्शन? दो सरफेस एक दूसरे को और पट्टी आराम से जाने देता? मैं बताता हूं क्यों है फ्रिक्शन। एक्चुअली फ्रिक्शन इसलिए है कि कोई भी सरफेस आपको कितनी भी स्मूथ दिखाई पड़ रही है, कितनी भी चिकनी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ना उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल माइक्रोन लेवल पर इरेगुलरिटीज है। जो सरफेस आपको दूर से ऐसी दिखाई पड़ेगी रियल में, और उसके ऊपर एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ दिखाई पड़ेगा और आपको हाथ लगाने पर बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सरफेस के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, और ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी ऐसी इरेगुलरिटीज है। तो इरेगुलरिटीज प्रेजेंट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, नेकेड आई से नहीं दिखेगी, हाथ लगा नहीं फील होगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो इरेगुलरिटीज हैं, उन इरेगुलरिटीज के कारण जो सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे के अंदर एंटेंगल हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं, स्मूथली मूव नहीं करती। एंड दैट इज व्हाई द फ्रिक्शन कम्स इनटू पिक्चर। सो व्हाई इज फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट? इट इज ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक irregularities in the surface of, पूरा लिख लेते हैं, of objects in contact। इसीलिए अगर आप देखिए कि अगर मान लीजिए तेल गिर जाए कहीं पर और आपकी टेबल अगर उस तेल के ऊपर है तो टेबल को सरकाना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि तेल जो होगा वो एक लेयर बना लेगा यहां पर ऐसे, और इसके ऐसे, तो इनकी जो इरेगुलरिटीज हैं वो आपस में एंटेंगल नहीं होंगी, आपस में फंसेंगे नहीं, तो फिसलता हुआ चला जाएगा। केले के छिलके पर लोगों को फिसलते हुए देखा, इसे करते एकदम फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इरेगुलरिटीज हैं दोनों सरफेसेस के बीच में वो आपस में एंटेंगल नहीं हो पाती, वो आपस में फंस नहीं पाती हैं, उनके बीच में केले का छिलका आ जाता है, तो एक दूसरे के ऊपर खट से फिसलती हुई निकल जाती है। सो व्हाई इज फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट? फ्रिक्शन फोर्स इज मेनली प्रेजेंट और ब्रॉडली प्रेजेंट और मेजरली प्रेजेंट ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज इन द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। और इन माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटी की वजह से वो दोनों जो सरफेसेस जब बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होती हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक ना दिखने वाली इरेगुलरिटीज एक दूसरे में एंटेंगल हो जाती है, दस वो उसको इसके ऊपर आराम से मूव नहीं करने देती, ऐसे कड़ी सी बन जाती है। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो कड़ी टूट कैसे हो जाएगा, लेकिन कम फोर्स लगाने पर मूव नहीं करेगी। ओके, तो दो बातें क्लियर हो गई। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो यार दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना होने देने, अपोजिंग रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन फोर्स। क्यों होता है फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स की मेजर वजह है माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज। ओके चलो, फ्रिक्शन तो हम समझ गए कि भैया व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ध्यान देना कि फ्रिक्शन फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है लाइक योर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक फोर्स है जो कि इरेगुलरिटीज की वजह से पैदा होता है जब दो चीजें आपस में से फंस जाती हैं। ओके, तो हम फ्रिक्शन भी समझ गए कि व्हाट इज फ्रिक्शन कोई पूछे तो हम बता सकते हैं इट इज रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। एंड व्हाई इज फ्रिक्शन? ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज ऑफ इवन द स्मूथेस्ट सरफेस। ओके, दो चीजें हो गई भी यहां पर। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। अभी हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। दो प्रकार के फ्रिक्शनल फोर्स अपन डिस्कस करेंगे, स्टैटिक और काइनेटिक। उत्तेरी, अभी तक तो फ्रिक्शन ही सोच रहे थे, ये दो प्रकार कहां से आ गए, स्टैटिक और काइनेटिक। मैं समझाता हूं आराम से, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, एक बात तो अपन लोग मान सकते हैं कि यार अगर मान लो सेम लकड़ी की अपने पास टेबल है तो हल्की टेबल को सरकाना इजी होगा और भारी टेबल को सरकाना उतना ही भारी होगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो बॉडी के वेट पर डिपेंड करेगा। मतलब शायद मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर बॉडी का वजन ज्यादा होगा तो जो सरफेसेस इन कांटेक्ट होगी तो वहां फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा।
अच्छा, बॉडी के वजन के ज्यादा होने से सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच में क्या ज्यादा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल सही। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस पर एक बॉडी पड़ी है और एक और बॉडी पड़ी है जो काफी हैवी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी इस सरफेस पर कम नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी और एक्शन रिएक्शन पर इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन कम लग रहा होगा। और ये चूंकि बड़ी बॉडी, भारी बॉडी, तो ये दोनों जो सरफेसेस इन कांटेक्ट है वो जो नॉर्मल रिएक्शन फील करेंगी वह काफी ज्यादा होगा। अगर इसको N1 कह दें, इसको N2 कह दें, और अगर N2 मान लीजिए N1 से बड़ा है, तो हम कॉमन सेंस से, डे टू डे ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं कि यहां पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इससे बड़ा होगा। तो N2 N1 से बड़ा है, यानी इसका मतलब ये जो भारी ऑब्जेक्ट है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा है, भारी ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगा रही है और अर्थ भारी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है एक्शन रिएक्शन पे, और यहां पर भी जो ये हल्का ऑब्जेक्ट है, ये जो अर्थ के साथ नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है, तो ये हल्का ऑब्जेक्ट कम नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, भारी ऑब्जेक्ट ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो एक छोटी सी बात समझ में आती है, थोड़ी सी लॉजिकली, हम कुछ डेरिवेशन नहीं कर रहे, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। जितना वजन ज्यादा होगा, चीज जितनी भारी होगी, उसको हिलाने में उतना ज्यादा दम लगेगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये छोटी सी बात हमें समझ में आती है। फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस। ये एक छोटी सी बात हम बिल्कुल कॉमन सेंस से कह सकते हैं, बिना कोई चैप्टर पढ़े हुए। ओके, आइए अब मैं आपको समझाऊंगा काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। अब भी सोच रहे हैं लोग फ्रिक्शन के भी प्रकार होते हैं। हाँ भैया होते हैं, क्या करें। अब सुनिए, जब तक कोई मोशन नहीं हो रहा है, सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। कब कौन सा लगाना है, कब कौन सा अप्लाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। आइए इनको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखो, जैसे एक बड़ी सी अलमारी पड़ी हुई है, आपके सामने खड़ी हुई है, अब आप उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जब उस पर कम दम लगाते हैं, सिर्फ एक उंगली से दम लगाते हैं, तो भी नहीं हिलती। इसका मतलब अगर आप कम दम लगा रहे हैं, एक उंगली से दम लगा रहे हैं, तो भी जो अपोजिंग फोर्स है वो आपकी उंगली के फोर्स के बराबर है, तभी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं और कोई मोशन नहीं हो रहा। जब आप हाथ से दम लगाते हैं, थोड़ा ज्यादा दम लगा रहे हैं, ज्यादा दम लगा रहे हैं, तो भी उस ओर से भी उतना ही दम लगता है और वापस से कोई मोशन नहीं होता। और अगर दोनों हाथों से और ज्यादा दम लगाते हैं, तो भी उस ओर से उतना ही फोर्स, उस ओर से उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अभी भी बॉडी नहीं हिलती। जब तक कोई भी मोशन नहीं हो रहा, अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं और उनके बीच में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, तो आप बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात तब होती है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, बॉडी इज एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जी हां, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात तब होती है जब रिलेटिव मोशन होता है। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो कि भारी संदूक या भारी सी टेबल है, इसको हिलाने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे वो हिलने लग जाती है तो उसके बाद कम दम लगाने में ही वो चीज हिलना शुरू कर देती है। जब तक वो चीज मूव नहीं कर रही, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी, और जैसे ही वो चीज मूव करना शुरू कर दी, खत्म स्टैटिक फ्रिक्शन, बात होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी मूव्स, बिल्कुल ध्यान देना, व्हेन बॉडी मूव्स, दैट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस। ध्यान रखना, या तो दो सरफेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या स्टैटिक, दोनों एक साथ नहीं होगा, क्योंकि या तो दो सरफेस में कोई मोशन नहीं हो रहा होगा या मोशन हो रहा होगा, और तो कुछ होगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं हो भी रहा है और मोशन नहीं भी हो रहा है,
आइदर दो सरफेस जो कांटेक्ट में है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही होंगी एक दूसरे के रिलेटिव, या एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रही होंगी। अगर एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रही हैं, एक दूसरे पर घिस रही हैं, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण भी कहते हैं, तो आप बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ओनली यूज्ड और काइनेटिक फ्रिक्शन इज ओनली थॉट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज थॉट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में तभी तक सोचेंगे जब तक अलमारी हिल नहीं रही है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात तब सोचेंगे जब अलमारी हिलना शुरू कर दी है। अच्छा, आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, सिंपल कॉमन ऑब्जर्वेशन डे टू डे लाइफ का, जैसे कभी गोदरेज के अलमीरा हर घर में होती है, उसको सरकाने की कोशिश करें, जब शुरुआत में हिल नहीं रही होती ज्यादा दम लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे एक बार हिल जाती है, थोड़ा सा जितना मैक्सिमम दम लगा रहे थे उसको हिलाने के लिए, उसको पहली बार मोशन में सेट करने के लिए, उसको पहली बार हिलाने के लिए, उससे थोड़ा कम दम से ही वो मूव करना शुरू कर देती है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, अभी मैं उस कम दम वाली बात पर आने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब दो सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दो सरफेसेस पर डिपेंड करता है। इसको हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ऑल्दो इसको कैलकुलेट करने के लैब में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, उनको भी जाने दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है दोनों सरफेसेस पर, उनकी स्मूथनेस पर, उनकी रफनेस पर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर। फिलहाल हमें फैक्टर की चिंता नहीं करनी। म्यू एस कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वैसे आप समझ गए होंगे एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू के से। और ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं ताकि आपको अंतर भी समझाऊं और इनके बीच में रिलेशन भी समझाऊं। जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इसीलिए मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात यहां कर रहा था। और जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपन सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं करना होगा, वह ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यार फ्रिक्शनल फोर्स तो ऐसा ही अंतर क्या है, भयानक अंतर है। ये जो म्यू एस एन होती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए इस सरफेस पर एक बड़ा सा अलमीरा पड़ा है और आप इसको धक्का लगाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप अपना फोर्स बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह सेल्फ एडजस्ट करता जाएगा और बढ़ता जाएगा। यह मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। अब मेरी बात को सुनिएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये वेरी करता है 0 से लेकर म्यू एस एन तक। यानी ऐसा थोड़ी है कि अलमारी पड़ी हुई है, अपने आप ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगा भाग गई अलमारी नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वही वैल्यू होगी जितना दम आप लगा रहे हैं जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, और कितना मैक्सिमम दम आप लगाएं कि बॉडी मूव करने लग जाए, म्यू एस एन। मुझे उम्मीद है आप मैथ के छात्र हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट समझ रहे होंगे कि 0 भी इंक्लूडेड है और म्यू एस एन भी इंक्लूडेड है। ध्यान रखना, अगर अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स, इसको अप्लाइड फोर्स, अगर फोर्स अप्लाइड इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, जो म्यू एस एन है दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दैट द टू सरफेसेस कैन हैव टू अपोज द मोशन। वो मैक्सिमम बल है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। उससे ज्यादा फोर्स आपने लगा तो बॉडी मूव कर जाएगी। ये ध्यान रखना है, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन नहीं होता। अगर आपका फोर्स अप्लाइड लेस देन म्यू एस एन है तो
static frictional force will be equal to force applied. जैसे कोई पूछे कि इस समय कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर ये चीज हिल नहीं रही है तो इस समय जितना दम आप लगा रहे हैं, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं और हिल नहीं रही है तो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यूएसएन नहीं लगता है, क्योंकि म्यूएसएन तो बहुत बड़ा होगा. और थोड़ी है बड़ी सी एक्सयूवी कार खड़ी हुई है, हैंड ब्रेक लगे हुए हैं और आपने जरा सा दम लगाया और उधर से म्यूएसएन लगा और आपके ऊपर गाड़ी चढ़ गई. ऐसा नहीं होता. म्यूएसएन इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड. वो दोनों सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस म्यूएसएन दे सकती है. हमेशा म्यूएसएन नहीं लग रहा होता. कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? जितना आप दम लगा रहे हैं. अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब जितना दम आप इधर से लगा रहे हैं उतना ही दम उधर से लग रहा है, तभी तो मोशन नहीं हो रहा. अगर किसी भी कदम ज्यादा होगा तो उस और बॉडी मूव कर जाएगी. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? द अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स यू अप्लाई द बॉडी इज नॉट मूविंग. और अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी इज नॉट मूविंग. रिलेटिव मोशन नहीं है तभी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी. रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी. और अगर आपसे कोई पूछे अलमीरा पे आप दम लगा रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेम एज द फोर्स अप्लाइड बाय यू up to a limit of up to a maximum of mu SN. Mu SN is not the value of static friction force. It is the value of maximum possible static friction force. Mu SN हमेशा static friction force नहीं देता. वो static friction force की maximum महत्तम सीमा है कि यहां तक का फोर्स ये बर्दाश्त कर सकता है, यहां तक का फोर्स ये झेल सकता है. तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर कोई आपसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने को बोलेगा तो वैसे कोई बोलेगा नहीं क्योंकि सवाल वाहियात हो जाता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वही होती है जो अप्लाइड फोर्स की होती है. क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो उधर से भी उतना ही प्रेशर, उधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा. और जैसे ही आपने, अब सवाल उठता है गुरुजी अगर मैं म्यू एसएन से ज्यादा फोर्स लगा दूं तो मेरे बच्चे अगर आपने म्यू एसएन से ज्यादा फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर गई और स्टैटिक का किस्सा ही खत्म हो गया. सीधे हम आ जाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. आपको समझना यह है कि अगर म्यू एसएन के जरा सा ज्यादा फोर्स लगाया तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कोई कैलकुलेशन होगी ही नहीं क्योंकि रिलेटिव मोशन आ चुका है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स यू अप्लाई ऑन द बॉडी. And if the force you apply on the body is more than this maximum static friction force, the body will start moving. एक बात और, जो म्यू एस होता है वो हमेशा आमतौर पर म्यू एन म्यू के बड़ा या बराबर होता है. बराबर तो नहीं होगा, बड़ा ही होता है. क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको मोशन में सेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है और एक बार वो मोशन करना शुरू कर देती है तो कम फोर्स में ही मोशन करती रहती है. और जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ भूल जाइए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. अब बात होगी केवल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. ऑन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट, फिक्स्ड. ये वायरी नहीं करता है, फिक्स फोर्स है. हमेशा किसके बराबर? म्यू एस एन के बराबर, सॉरी म्यू के एन के बराबर. बस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स है और उसकी वैल्यू 0 से म्यू एस एन तक जाती है. ध्यान दीजिएगा कि म्यू एस एन इज नॉट द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इट इज अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. और स्टैटिक की बात तब करेंगे जब बॉडी स्टैटिक होगी यानी बॉडी मूव ना करे. और काइनेटिक की बात तब करेंगे जब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगी. बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब बॉडी में वेलोसिटी होगी. और वेलोसिटी कब होगी? जब रिलेटिव मोशन होगा. इसीलिए इसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन है. इट इज अप्लाइड या इट इज यूज्ड, इट इज थॉट जब when body has some kinetic energy. Kinetic energy means velocity. मास तो हरी के पास होता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. क्या जान दीजिए, उतना डीप नहीं जाना है. काइनेटिक फ्रिक्शन वेरी नहीं करता. अगर दो सरफेसेस मूव कर रही हैं, अगर दो सरफेसेस मूव कर रही हैं तो उनके बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स फिक्स है और वह काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के एन के बराबर है. इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता. ये कांस्टेंट है,
ये फिक्स है, इसका यूज तभी होगा जब बॉडीज मोशन में होंगे, रिलेटिव मोशन। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे, या तो स्टैटिक की बात होती है या काइनेटिक की बात होती है, दोनों बात एक साथ नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बराबर होगा आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स के बराबर, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, म्यूएसएन। म्यूएसएन आप समझ जाइए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि वो फ्रिक्शन आपको दे सकता है, जो कि रेजिस्टेंस आपको दे सकता है। वो उससे ज्यादा देते ही मूव कर जाएगी, और मूव करते ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का खेल खत्म, शुरू हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वेरी नहीं करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट रिलेटिवली मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लग रहा होगा, और वह हमेशा म्यू के एन के बराबर होगा। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आमतौर पर स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज नहीं आता है। इसलिए यूज नहीं आता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो बॉडीज होंगी मूव करेंगी, ऐसे पड़ी नहीं रहेंगी। ऑल्दो पड़ी भी रह सकती हैं, डिपेंड करता है फोर्स कितना लग रहा है, लेकिन आमतौर पर बॉडी मूव करेंगे। जब भी बॉडी में मोशन होगा तो बात होगी काइनेटिक की। तो ये हो गया कंसेप्ट एंड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आगे बढ़ने के पहले और क्वेश्चन लेने के पहले और डिटेल आपको बताने के पहले, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान रखना, फ्रिक्शन का एक ही काम है, टू अपोज रिलेटिव मोशन। बस अपोजिशन पार्टी है, कोई भी किधर भी मोशन कर लो। अब देखो क्या है कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, 3D इमेजिन करें, और यहां पर सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ऐसा कुछ बॉक्स रखा हुआ है। मेरी ड्राइंग तो बचपन से खतरनाक रही है। ये बॉक्स रखा हुआ है। अब ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स का एक ही काम है, टू अपोज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। मतलब भैया रिलेटिव मोशन का अपोज करना है बस। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होगी अपोजिट टू वेलोसिटी। बस बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स एक्टिंग opposite to direction of velocity or tendency of motion। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं हल्का सा, वैसे आप समझ गए होंगे। ये सरफेस है जो पीला पीला मैंने कर दिया है, ये सरफेस इन कांटेक्ट है, ये सरफेस दोनों की कांटेक्ट में है। अब आप बस यूं समझिए कि अगर आप इसमें, और रंग बदल लेते हैं, रंगों की कमी नहीं है, अगर आप इधर से धक्का लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली सरफेसेस के बीच में इधर फ्रिक्शन फोर्स लगने लग जाएगा। क्यों, इधर क्यों लगेगा? क्योंकि इस बॉक्स की टेंडेंसी होगी उस ओर जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करेगा। आइए, वाह, गायब करने में भी आसान तरीका है। मान लीजिए आप इसमें इधर से फोर्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने लग जाएगा। फ्रिक्शन का तो काम है बस अपोज करना भाई साहब, आग बंद करके जिधर भी मोशन हो रहा है उसके अपोजिट सीधा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है उसके इस व्यवहार की मदद से। अगर आपका कोई दोस्त है, आपको पता है कि मैं जो भी बोलूंगा ये व्यक्ति उल्टा ही बोलेगा, तो आप बड़े आराम से उससे अपना काम करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली उल्टा बोलकर। तो वैसे ही ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर आपने इस डायरेक्शन में लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इस ओर दम लगाया, इस सरफेस पर यूं अंदर की ओर, तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन फोर्स यूं लगने लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का एक ही काम है, टेंडेंसी ऑफ मोशन को वेलोसिटी के अपोजिट लगना, हमेशा वेलोसिटी को कम करना, हमेशा रोकना। इसीलिए आप जमीन पर कोई चीज फेंक देते हैं तो धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स लगने लग जाता है और वो चीज जाकर रुक जाती है। इसीलिए थिंग्स स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज इट इज ऑलवेज अपोजिंग मोशन। कोई भी चीज आप चला दीजिए तो आप दम लगाना अगर छोड़ देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स दम लगा रहा है और वो धीरे धीरे उस चीज को रोक देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए ये हम यूज करेंगे
It is always opposing relative motion. Its direction is opposite to the direction of velocity or opposite to the tendency of motion. ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का ब्यौरा। आओ अब मैं आपको ब्लॉक्स के बीच में कैसे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, कैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन फोर्स को लेना है, इन सबको सिखाऊं। उसके पहले एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है, बॉडी मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, और अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन फोर्स आपके द्वारा फोर्स अप्लाइड के ही बराबर है। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड।